हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे 12वीं भौतिक विज्ञान का चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की आज अंतिम कक्षा है, थ्योरी का अंतिम टॉपिक है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व का अंतिम डेरिवेशन है। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही धारा परिपथ में कुंडली में बढ़ने लगती है, कुंडली में ध्यान रखना, कुंडली में जैसे ही कुंडली में धारा बढ़ने लगती है तो कुंडली उस धारा में वृद्धि के कारण फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है और विपरीत दिशा में एक धारा बहाती है। उसे वो जो प्रेरित धारा है, वो प्रेरित ईएमएफ है, वो क्या करेगी? उसका विरोध करेगी। जैसे मान के चलो, मैंने आपको बताया कि जैसे ही धारा इस तरह आ रही है तो प्रेरित धारा विपरीत दिशा में उसका क्या करेगी? विरोध करेगी। और इस विरोध में ये तो बैटरी से कनेक्टेड है, तो बैटरी तो जबरदस्ती विरोध कितना ही हो, धारा तो वहानी ही वहानी है। तो इस विरोध को भी खत्म करके धारा बहेगा। तो विरोध को खत्म करने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ये पिछली कक्षा में हमने देखा था। अब प्यारे बच्चों आगे देखिए, हटाएं इसको। तो अब क्या है? धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। देखो, मैंने आपको बताया कि देखो, है तो सब कुंडली है, पर इस तरह की कुंडली है इसको कहेंगे परिनालिका, और जो इस तरह की कुंडली है, ठीक है, उसको कहेंगे वृत्ताकार फेरे। क्लियर है? दोनों में वृत्ताकार, एक में पास पास है तो इसको बोल दिया परिनालिका और इसको बोल दिया फेरों वाली कुंडली, वृत्तीय कुंडली। ठीक है, चलो। तो माना एन फेरों ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा एल लंबाई की परिनालिका में आई धारा बह रही है, तो परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर देखो, मैं बताता हूँ चित्र। अगर ये कुंडली है, कुंडली के अंदर धारा बह रही है, धारा आई तो क्या होगा? इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा। धारा आएगी, ये विरोध करेगा, धारा आएगी, ये विरोध करेगा, वो सब की बात है। ठीक है, अब इसका ही चुंबकीय क्षेत्र जब इसी के अंदर से घुसेगा, इसी का ही चुंबकीय क्षेत्र जब इसी के अंदर घुसेगा, क्लियर, जब इसी का ही चुंबकीय क्षेत्र वापस इसी के अंदर ही घुसेगा तो देखिए क्या होगा। तो अगर स्वयं में धारा बदले तो स्वयं में चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा कुंडली में से, तो स्वयं का फ्लक्स बदलेगा, तो स्वयं ही विरोध करने के लिए प्रेरित धारा पैदा करेगा। स्वयं ही, ये सब किस में हो रहा है? स्वयं में। बाह्य धारा, जब बाह्य धारा बढ़ेगी तो बी बढ़ेगा, तो फाई बढ़ेगा, तो प्रेरित धारा भी बढ़ेगी और पहले उसका विरोध करेगी, फिर धीरे धीरे अंत में तो उसको घटना ही है। तो देखिए यहाँ पे अपन कैसे करेंगे। तो इस कुंडली के लिए आपको पता है, परिनालिका के लिए अपन ने B बराबर म्यू नॉट एन आई निकाला था, क्लियर। और जहाँ पे ये N क्या था? N बट्टा L था। तो ये B जो सूत्र था वो कितना था? म्यू नॉट N बट्टा L इंटू आई। क्लियर, ये था, ये अपने काम आएगा। अब क्या हो रहा है सुनिएगा। तो ये तो चुंबक क्षेत्र आ गया, चुंबक क्षेत्र कितना है। अब अपने को कुल फ्लक्स निकालना है। कुल फ्लक्स फाई बराबर चुंबक क्षेत्र इंटू एक कुंडली के लिए ये हो गया, इंटू एन से गुणा कर दो, कुल फ्लक्स आ गया। बी इंटू ए, कुल देखो चुंबक क्षेत्र इंटू एक कुंडली का क्षेत्रफल, तो एक कुंडली से संबंधित फ्लक्स आ गया और उसी को अपन एन से गुणा कर देंगे तो एन बी ए आ गया। क्लियर। तो इसको अगर मैं बोलूँ समीकरण 1 तो ये हो गया मेरा समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 से मान रखने पर 2 में ही रखेंगे क्योंकि 2 की बात कर रहे हैं। तो फाई बराबर कितना है? तो अब देखिए फाई बराबर एन, तो ठीक है, बी की जगह मामला आ जाएगा और ए पड़ा ही है। बी की जगह क्या मामला आएगा? म्यू नॉट एन आई बट्टा एल। क्लियर, ये मामला आ गया। बी की जगह आ गया म्यू नॉट एन आई बट्टा एल। क्लियर भाई, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अब क्या है? स्वप्रेरक, यदि परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व एल है तो फाई बराबर एल आई, समीकरण 4।
समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, देखो बुक का वो करा हुआ पड़ा है, 3 व 4 से, तो ये हो जाएगा एल आई बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू ए बट्टा एल। क्लियर? म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बट्टा एल। क्लियर है भाई यहां तक? दोनों तरफ आई से आई कटा तो एल कितना आ गया, म्यू एन स्क्वायर ए बट्टा एल। क्लियर? अब इस n की जगह एन एल भी रख सकते हो। क्यों? क्योंकि n बराबर एन एल ही तो है, तो एन एल रखोगे तो l कितना आ जाएगा, l आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। क्लियर? तो ये अपना डेरिवेशन आ जाएगा फाइनल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। और यदि अगर अन्य माध्यम हो तो क्या करेंगे, इस म्यू नॉट की जगह क्या करेंगे, सिर्फ म्यू लिख देंगे। तो अन्य माध्यम हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अन्य माध्यम हो तो, कुंडली में अन्य माध्यम हो तो एल बराबर कितना हो जाएगा, म्यू एन स्क्वायर ए एल। क्लियर? ये हो गया, साधारण से डेरिवेशन है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटा सा डेरिवेशन समाप्त हुआ। क्लियर? ये सब परिपथों में होता है, ये ध्यान रखना, ये सब परिपथों में होता है। तो देखो लास्ट लाइन के लिखिए, स्वप्रेरक प्रभाव को दूर करने के लिए क्या करते हैं, धारा का विरोध हो रहा है, विरोध को दूर करने के लिए क्या करेंगे, तो स्वप्रेरण प्रभाव को दूर करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स के अंदर लगी तार की कुंडली को, प्रतिरोध बॉक्स के अंदर लगी तार की कुंडलियां तार को दोहरा कर बनाई जाती है। तार को क्या करते हैं, इसको कम करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स में अंदर जो तार की कुंडलियां लगी हुई होती है उनको तार को दोहरा कर बनाई जाती है। तार की जो कुंडलियां होती है वो कुंडलियां तार को डबल करके बनाई जाती है। ठीक है, उससे क्या होता है कि इसका प्रभाव कम हो जाता है। दूसरा, व्हीटस्टोन सेतु में इसका प्रभाव को कम करने के लिए पहले बैटरी कुंजी को और फिर धारामापी कुंजी को दबाकर प्रेरित विद्युत धारा का प्रभाव दूर किया जाता है। पहले बैटरी कुंजी को और फिर गैल्वेनोमीटर कुंजी को, पहले बैटरी कुंजी को दबाकर फिर गैल्वेनोमीटर कुंजी को दबाकर जो है प्रेरित विद्युत धारा के प्रभाव को दूर किया जाता है। तो इस तरह से धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, क्लियर, खुद के कारण खुद में ही, ठीक है, जो विरोध के कारण प्रेरित धारा पैदा हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक हुआ समाप्त। क्लियर? अब जब अगला पढ़ेंगे वो इसी से रिलेटेड है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है उसके अंदर। ये रहा अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण क्या है, देखिए ध्यान से, अन्य 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 प्रेरण, एक बार जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसकी आप रीडिंग लगाइए।
चलो तो अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अन्योन्य प्रेरण। प्यारे बच्चों, अन्योन्य प्रेरण क्या है? मेरे ख्याल से आपने यहाँ तक पढ़ लिया होगा। स्वप्रेरक जो होता है वो स्वयं में प्रेरण के कारण होता है, स्वयं में धारा बदलाव के कारण होता है। अन्योन्य प्रेरण, एक में धारा का बदलाव हो, एक में चुंबक क्षेत्र का बदलाव हो, एक में एक में चुंबक क्षेत्र का बदलाव हो, तो दूसरे में जो बदलाव होता है उसकी बात करते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व में। तो जब किसी एक कुंडली या परिपथ में धारा परिवर्तित करने पर निकटवर्ती कुंडली या परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से दूसरी कुंडली या परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। एक ही कुंडली में देखो, एक ही कुंडली में धारा बह रही थी, परिवर्तित हो रही थी, तो प्रेरित धारा भी उसी कुंडली में थी और विरोध हो रहा था। क्लियर? लेकिन अब क्या हो रहा है? अब दूसरी कुंडली की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? दूसरी कुंडली कि जैसे ही मैंने बटन को ऑन किया, इसमें धारा बढ़ी, इसमें चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा, तो इसका, ये नंबर 1 है मान लो और ये नंबर 2 है, तो इसका फ्लक्स भी बढ़ा और उसका फ्लक्स भी बढ़ा। ध्यान से देखिएगा, इसका फ्लक्स भी बढ़ा और उसका फ्लक्स भी बढ़ा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो होगा जो इससे गुजरेगा, सुनिएगा, ऐसे होगा। क्लियर? तो ये इसका चुंबक क्षेत्र इसके अंदर भी परिवर्तित, देखो बढ़ने वाला चुंबकीय क्षेत्र जो है इसमें से भी गुजरेगा और इसमें से भी गुजरेगा। जब खुद में से ही गुजरेगा और खुद में ही प्रेरित धारा पैदा होगी तो उसे कहेंगे स्वप्रेरकत्व। उसे क्या कहेंगे? स्वप्रेरकत्व। लेकिन दूसरे में, जब दूसरे में चुंबक क्षेत्र इसमें बदलेगा और दूसरे में चुंबक क्षेत्र बदलने से फ्लक्स बदलेगा तो उसे कहेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व। तो इसका जो होगा स्वप्रेरकत्व होगा और इसका होगा अन्योन्य प्रेरकत्व, जिसे एम से लिखते हैं। क्लियर? दोनों दौरान होगा, जब स्विच ऑन करेंगे तब धारा में परिवर्तन होगा उसके अकॉर्डिंग, जब स्विच ऑफ करेंगे तब धारा में जो कमी होगी उसके अकॉर्डिंग। लिखा हुआ है, पढ़ने की कोशिश करिए क्या लिखा हुआ है। जब एक कुंडली या परिपथ में धारा, ये मैंने परिभाषा जो है मैंने पढ़ ली। जिस कुंडली, अब आगे सुनेगा, जिस कुंडली में धारा परिवर्तित की जाती है उसे प्राथमिक कुंडली तथा जिसमें अन्योन्य प्रेरण द्वारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो निश्चित रूप से ये वाली कुंडली प्राथमिक P से लिख देता हूँ और ये वाली सेकेंडरी S से लिख देता हूँ। क्लियर? प्राथमिक कुंडली में, चित्र में प्राथमिक कुंडली में कुंडली P को एक बैटरी B तथा कुंजी K से चित्रानुसार संयोजित करते हैं तथा द्वितीयक परिपथ में कुंडली S धारामापी S से संयोजित करते हैं। धारामापी क्यों लगाया है कुंडली के साथ? ताकि अगर कोई धारा पैदा हो रही है तो अपने को धारामापी में दिख जाए। जैसे प्राथमिक कुंडली में P में लगी कुंजी K को दबाते हैं, द्वितीयक कुंडली S से जुड़े धारामापी G में क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होता है और कुंजी K को हटाने पर पुनः धारामापी में क्षणिक विक्षेप विपरीत दिशा में प्राप्त होता है। कुंजी दबाने के कुछ देर बाद जैसे ही प्राथमिक कुंडली P में धारा का मान नियत होता है, धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता है। इसका कारण यह है कि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर, तो प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर देखो हुआ क्या, सुनिएगा। एक कुंडली है, बैटरी है, कुंजी है, दूसरी कुंडली है, ठीक है। पर इस बार सिर्फ धारा की दिशा बताने के लिए गैल्वेनोमीटर है। अब हुआ क्या, सुनिएगा। जैसे ही मैंने कुंजी दबाई, तो क्या हुआ, इससे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा। क्लियर? तो क्या हुआ, जैसे बटन दबाया तो इसकी धारा बढ़ी, तो मैंने वापस बताया कि इसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा और इसका चुंबकीय क्षेत्र जिस चीज से संबंधित है उसका फ्लक्स भी चेंज हुआ। तो फ्लक्स φ1 φ2, ये इसका फ्लक्स भी बढ़ा और इसका फ्लक्स भी बढ़ा। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? क्योंकि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है खुद में से तो गुजर रहा है, दूसरे में से भी गुजर रहा है, और इसको बढ़ाएंगे तो और ज्यादा गुजरेगा।
बात है समझ में? तो जब ज़्यादा गुजरेगा, सुनेगा, तो ये तो हो गया स्वयं के कारण स्वप्रेरकत्व। अब इसकी बात करते हैं। अब हुआ क्या इसमें? इसमें जो है फ्लक्स बढ़ेगा तो फिर से प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जो क्या करेगी? विरोध करेगी, और इसी प्रेरित धारा के कारण गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आएगा। गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा? विक्षेप। क्लियर? तो जैसे स्विच ऑन किया, धारा बढ़ेगी तो गैल्वेनोमीटर में एक बार विक्षेप आया। फिर जैसे धारा मान के चलो बराबर हो गई, धारा क्या हो गई? नियत हो गई, तो क्या होगा? बी भी नियत हो जाएगा। तो φ1 व φ2 दोनों ही क्या हो जाएंगे? दोनों ही नियत हो जाएंगे। तो प्रेरित धारा कितनी होगी? दोनों में प्रेरित धारा क्या हो जाएगी? 0। तीसरा केस, अब I को यदि घटाएंगे तो निश्चित रूप से B भी घटेगा। B घटेगा तो φ1 भी घटेगा और φ2 भी घटेगा। फिर से क्या होगा? विपरीत दिशा में इस बार प्रेरित धारा पैदा होगी। फिर से प्रेरित धारा पैदा होगी। गैल्वेनोमीटर का विक्षेप विपरीत दिशा में आएगा। गैल्वेनोमीटर विक्षेप किस में आएगा भाई? विपरीत दिशा में। क्लियर बात है? तो गैल्वेनोमीटर का विक्षेप प्यारे बच्चों विपरीत दिशा में आएगा। थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। तो इसका कारण यह है कि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होने पर उसके चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है, जिससे द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता है। अतः द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार कुंजी हटाने पर द्वितीय कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? घटता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा भी घटते हैं। ठीक है? विद्युत फ्लक्स घटने से भी विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। चाहे बढ़ेगा चाहे घटेगा, दोनों केस में उत्पन्न होगी, अभी बताया। दोनों स्थितियों में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। दोनों में परिवर्तन का विरोध करती है। क्लियर भाई? दोनों में जो कुंडलियां हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूं अभी क्या करते हैं, बताता हूं। द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा केवल तब तक उत्पन्न होती है जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसका उपयोग ट्रांसफार्मर, प्रेरण कुंडली आदि में किया जाता है। इसका उपयोग एक तो ट्रांसफार्मर में और एक प्रेरण कुंडली में किया जाता है। हुआ क्या? सुनिएगा, जब इससे फ्लक्स बढ़ रहा है, क्लियर, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, तो जब फ्लक्स गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसमें धारा की दिशा इस प्रकार होगी, फैराडे लेंज को याद करना, कि वो इसका विरोध करे। मतलब अब चुंबकीय क्षेत्र ये किधर लाने की कोशिश करेगा? इधर। तो धारा की दिशा ऐसे होगी, तभी चुंबकीय क्षेत्र इधर आएगा। तो धारा की दिशा ऐसे होनी चाहिए। क्लियर? जब चुंबकीय क्षेत्र इधर से ये बढ़ रहा है तो धारा की दिशा इस तरह होनी चाहिए कि ये उसका क्या करे? विरोध करे, टकरार होनी चाहिए। क्लियर? ये बढ़ रहा है तो ये उसको घटाने की कोशिश करेगा। ये घट रहा है, देखो ये घट रहा है तो ये उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। इधर इस तरफ धारा अब ऐसे बहेगी। बात है समझ में? दोनों केस देखना। तो दोनों केसेस में गैल्वेनोमीटर धारा की दिशा अलग होगी और गैल्वेनोमीटर का विक्षेप भी अलग होगा। अगर ये इधर से चुंबक क्षेत्र आ रहा है, अगर ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ बनेगा, और अगर नॉर्थ, देखो नॉर्थ शक्तिशाली हो रहा है तो ये नॉर्थ भी शक्तिशाली बनेगा, और नॉर्थ यदि क्षीण हो रहा है, क्लियर, तो ये क्या बनेगा? तब ये साउथ बढ़ेगा ताकि उसको आकर्षित कर पाए। बात है समझ में? जब नॉर्थ बढ़ रहा है तो ये उसका विरोध करेगा नॉर्थ बन के। जब नॉर्थ घट रहा है, क्लियर, जब नॉर्थ घट रहा है तो ये नॉर्थ घट रहा है, तब ये साउथ बढ़ाने की कोशिश करेगा ताकि चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा साउथ की तरफ आकर्षित हो। क्लियर? ज़्यादा से ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र किसकी तरफ आकर्षित हो? साउथ की तरफ आकर्षित हो। एक बार पढ़िएगा, थ्योरेटिकल है, आ जाएगा निश्चित रूप से समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व जो है बच्चों,
अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व सेम वैसे ही है, क्लियर, कोई ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। कि इसने कहा कि कुंडली 2 में अगर फ्लक्स है, फ्लक्स में परिवर्तन है, तो वो कुंडली 1 में धारा के समानुपाती है। तो φ2 बराबर m2, क्योंकि फ्लक्स 2 में 2 के प्रेरकत्व की बात कर रहे हैं, तो φ2 बराबर m2, और I1 में तो सिर्फ धारा बदल रही है। और इसको क्लियर ऐसे बोल सकते हैं कि बुक के हिसाब से बोलना है, चलो इसको m ही बोल दो, चलो लफड़ा ही खत्म। φ2 बराबर mi1, φ2 बराबर mi1, क्लियर। अब यहाँ पे ईएमएफ की बात करें, 2 में कितना ईएमएफ होगा भाई, 2 में फ्लक्स चेंज हो रहा है तो 2 में ईएमएफ भी होगा, तो ईएमएफ होगा माइनस का d∅2 बटा dt। तो E2 बराबर माइनस का d बटा dt ऑफ mi1। तो E2 बराबर माइनस का m बाहर आ गया, di1 बटा dt। सीधी सीधी सी कहानी है ये रही, ये सूत्र आ गया। E2 बराबर माइनस का m di1 बटा dt। ऋणात्मक यह दर्शाता है कि पहली कुंडली के धारा में परिवर्तन का विरोध करती है दूसरी कुंडली में धारा या ईएमएफ। तो अब ये परिभाषा बना ली, कोई इतना खास नहीं है, दोनों परिभाषाएं आप बना सकते हो। क्या परिभाषाएं बना सकते हो कि यदि, सुनना, यदि यह एकांक हो जाए, यदि ये एक हो जाए, ठीक है, तो mi∅2 के बराबर है, क्लियर। तो क्या है कि अन्योन्य प्रेरकत्व m द्वितीय कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स के उस मान के बराबर होती है जब प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पीयर धारा बह रही हो। m का मान φ2 के उस मान के बराबर होता है जब I1 का मान 1 एम्पीयर हो। अब वापस बोलना करें, m का मान E2 के उस मान के बराबर होता है, मतलब द्वितीय कुंडली के ईएमएफ के उस मान के बराबर होता है जब प्रथम कुंडली की धारा में परिवर्तन जो है वो कितना हो, 1 एम्पीयर हो। ये पहले बता चुका हूँ, वैसे ही है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दो समाक्षीय, वापस देखिए, अगला टॉपिक देखिए भाई, अब लास्ट इस चैप्टर का एक डेरिवेशन है, थोड़ा सा सोच समझ के अपन इसको करेंगे। मेरे हिसाब से अभी तक आपको यहाँ तक का पूरा बच्चों समझ में आ गया होगा, तो ज़्यादा टेंशन चिंता करने की बात नहीं है, मज़े से करेंगे। दो समाक्षीय प्रणालिकों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व, ठीक है। तो देखो, माना वायु क्रोड वाली दो समाक्षीय परिनालिकाएं S1 S2 है तथा S1 तथा S2 परिनालिकों के फेरों की संख्या क्रमशः N1 N2 है। दोनों कुंडलियां इस प्रकार लिपटी हुई कि S1 कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय फ्लक्स पूर्ण रूप से S2 कुंडली से संबंध है। कुंडलियों की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। तो देखो क्या है, मैं बताता हूँ आपको। ये कुंडली है S1, सुनिएगा, इसमें धारा बहेगी I1, फेरे हैं N1, ठीक है। दूसरी कुंडली जो बात करेंगे, ये मान लो S2, तो दूसरी कुंडली S2, इसमें धारा बहेगी I2, इसमें फेरों की संख्या N2 और लंबाई टोटल कितनी है
एन। ठीक है, क्लियर। आप ऐसे भी कर सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे एक कुंडली के अंदर दूसरी कुंडली आपको दिखानी है। ओरिजिनल डायग्राम तो नहीं बनेगा, ब्लॉक डायग्राम ही होता है, इससे समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। ये हो गया भाई फ्लक्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहली कुंडली में धारा हो रही है, अभी इसको तो भूल जाते हैं। पहली कुंडली में धारा बह रही है, तो पहली कुंडली के कारण जो B1 होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट N1 I1, दैट इज जो क्या होगा, म्यू नॉट N1 बट्टा L, बड़ा L ले लिया, ये L I1। क्लियर, म्यू नॉट N1 बट्टा L इंटू I1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करें इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण S2 परिनालिका से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स जो है वो कितना होगा, फाई बराबर N2 फाई 2। सुनिएगा, अब देखिएगा ध्यान से, N2 फेरे N के फ्लक्स N का, ठीक है भाई, और N क्या होता है, N होता है B इंटू ए, B इंटू ए। अब एरिया तो उसी का होगा, लेकिन चुंबक क्षेत्र किसका होगा, B1 का होगा। देखो फाई बराबर बी ए होता है, क्लियर। तो देखो फाई बराबर N2 फाई 2, मतलब N2 फेरों की संख्या, फाई 2 एक फेरे से संबंधित फ्लक्स। एक फेरे से संबंधित फ्लक्स का मतलब क्या है कि एक फेरे से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र इंटू उस फेरे का क्षेत्रफल, और N2 से गुणा हो जाएगा तो N फेरों के लिए वो चीज़ आ जाएगी। वापस देखिए, ये कुल चुंबकीय क्षेत्र है जो एक का है, और ये फाई जो है वो 2 का है, कुल फाई। और इसको मैंने क्या लिखा, N2 मतलब फेरों की संख्या N2 फाई 2, मतलब एक फेरे का जो फ्लक्स है वो फाई 2 है, और N2 से गुणा कर लिया तो कुल फ्लक्स आ गया। अब एक फेरे का जब फ्लक्स मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि एक फेरे में चुंबकीय क्षेत्र जो कितना होगा, B1 होगा, और उसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, A होगा। क्लियर, दोनों का एरिया लगभग समान मानते हैं, ये ध्यान रखना, टाइटली बाउंड है, दोनों का एरिया बराबर होता है। और या फिर एरिया बराबर नहीं हो तो कॉमन मिनिमम एरिया लेते हैं। कॉमन मिनिमम एरिया, कम से कम दोनों का जो कॉमन एरिया, मतलब छोटे वाले का एरिया लेते हैं। क्या लेते हैं, छोटे वाले का एरिया। समीकरण 2, समीकरण 1 से मान रखने पर फाई बराबर N2, B1 का मान कितना है, म्यू नॉट N1 I1 बट्टा L इंटू एरिया A। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे आ गया समीकरण 3, क्या आ गया, फाई बराबर N2 और B1 का मान रख दिया और A आ गया। अब देखिए, यदि अन्योन्य प्रेरकत्व M हो तो फाई बराबर MI, अन्योन्य प्रेरकत्व फाई तो कितना हो जाएगा,
फाई बराबर, देखो फाई बराबर एम आई, ठीक है भाई। फाई तो क्या हो गया, कुल हो गया किसका, 2 का, ठीक है, फ्लक्स। एम अन्य प्रेरक तो दोनों का कॉमन ही है, धारा किसकी है, एक की है, तो इसको लिख दिया फाई बराबर एम आई 1। तो वहाँ तो लिखेगा फाई बराबर एल आई, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग, तो फाई बराबर एम आई 1। समीकरण 3 व 4 से एम आई 1 बराबर एन टू म्यू नॉट एन वन आई 1 बट्टा एल इंटू ए। आई 1 से आई 1 गेट कैंसिल, एम बराबर कितना हो गया, म्यू नॉट एन वन एन टू ए बटा एल। तो इस तरह से म्यू नॉट एन वन एन टू बटा ए, एन वन एन टू इंटू ए बटा एल अपना आंसर आ गया। क्लियर। तो यहीं तक अपना डेरिवेशन बुक में दिया हुआ है। और यदि अन्य माध्यम हो तो आपको पता है कि म्यू नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक तक समाप्त हो गया। अगली कक्षा में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। इसी के साथ आप सभी तैयारी पे पूरा जोर रखें, याद करें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।